देखिए, आज केमिकल काइनेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे रेट लॉ। केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर में आज देखेंगे रेट लॉ के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले देखिए बात फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में देख लिया था लास्ट लेक्चर में। अब देख रहे हैं फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करेंगे। एक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कह सकते हैं, या प्रेशर फॉर, अगर गैसियस मॉलिक्यूल है तो प्रेशर काम करेगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कह सकते हैं प्रेशर फॉर गैसियस मॉलिक्यूल, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये मोस्टली 5 फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। एक तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, एक टेम्परेचर क्या है, किस टेम्परेचर पर रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, एक कैटलिस्ट उसमें डाल दें कि नहीं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है कि नहीं है, और सरफेस एरिया किसका, रिएक्टेंट का, जो रिएक्टिंग सरफेस एरिया है रिएक्टेंट का वो क्या है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हर एक रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करती फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है उसी के केस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या करेगी, रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करेगी। फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में प्रोसीड होती है, ठीक है। चलिए, इन दिस चैप्टर ये कह रहा है, इन दिस चैप्टर वी डिस्कस फर्स्ट 3 फैक्टर। इस चैप्टर में हम पहले 3 फैक्टर डिस्कस करेंगे, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट। सरफेस एरिया अगर हम बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री में, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है वो भी वहीं पे यूज़ करेंगे, या जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब फोटोकेमिकल रिएक्शन आती है वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं उसको। चलिए, बात करें रेट लो। रेट लो पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं मास लो के बारे में। जो हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा, वो हमने क्या है, केमिकल इक्विपमेंट में पढ़ा था मास लो। मास लो क्या कहता था, मास लो एक क्या था, थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट था। और वो क्या कहता था, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन, जो स्टोइचियोमेट्री है वो कहाँ चले जाएंगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर्स में। तो मास लो के अकॉर्डिंग क्या था, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, और जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे रिएक्टेंट के वो कहाँ चले जाएंगे, उनकी पावर्स में, कंसंट्रेशन की पावर्स में, ठीक है। मगर वो क्या था, वो एक थ्योरेटिकल फिनोमिना था, वो हर जगह वैलिड नहीं होता। अब बात करते हैं रेट लो। तो सबसे रेट लो पढ़ने से पहले समझ लीजिए ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल लो है। एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू निकल के आती है उसके अकॉर्डिंग। तो एक्चुअल डिपेंडेंसी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन क्या है, जो किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो एक्चुअली किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। रिएक्शन का जो रेट है वो जनरली किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन, ठीक। तो एक्चुअल डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन भी किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। चलिए, तो रेट लो के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लो rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactants rise to the some power। कुछ पावर क्या होंगी उस रिएक्टेंट की कंसिडरेशन की, कुछ पावर्स क्या होंगी, जो मोलर कंसिडरेशन है रिएक्टेंट की उनकी पावर्स चढ़ जाएंगी। मगर वो जो पावर्स होंगी वो क्या होंगी, जो रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्री हैं वो हो भी सकती है और नहीं भी। वो किससे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड पावर। तो कह रहा है कि मास लो में रेट लो में यही अंतर है। मास लो कहता था कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन, उनकी जो पावर्स हैं वो क्या होंगे, उन रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्री के इक्वल होगी। मगर ये रेट लो कह रहा है कि जो पावर्स होंगी रिएक्टेंट की, मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर्स होंगी वो एक्सपेरिमेंटली पावर होंगी। वो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगी, किसी रिएक्शन को देख के आप नहीं बता सकते। हाँ, वो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी वो रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्री के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी। तो दोबारा एक बार इसको पढ़ देता हूं मैं। अकॉर्डिंग टू दिस लो, कौन सा लो, रेट लो। तो अकॉर्डिंग टू दिस लो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। जो रिएक्टेंट हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, तो प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स राइज टू द सम पावर्स। और ये जो पावर्स हैं किससे आएंगी, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड पावर होंगी। जैसे समझिए, हमारे पास एक रिएक्शन है P प्लस Q, मिलके क्या बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, और इसमें P का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है A, और Q का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है B। अब ये कह रहा है इस रेट लो के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। तो P की कंसंट्रेशन, Q की कंसिडरेशन, और इन दोनों का प्रोडक्ट, और सब क्या होगी, कुछ पावर्स इनकी कंसिडरेशन की पावर्स चढ़ेंगी। वो जो पावर्स होंगी X और Y, ठीक है। ये X इस A
के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी। ये जो y है बी के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी। ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है। क्लियर? तो इस रिएक्शन का अगर रेट लो देखें किसके अकॉर्डिंग, इस रिएक्शन का रेट देखें रेट लो के अकॉर्डिंग, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी की कंसिडरेशन और क्यू की कंसिडरेशन के दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जिसमें क्या होंगी, कुछ पावर्स चढ़ेंगी एक्स और वाई। चलिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शन साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा जिससे बोलते हैं रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट भी इसे बोल देते हैं। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रेट इक्वल हो जाएगा K इंटू पी की पावर x इंटू क्यू की पावर x। पी की पावर x ना पढ़ के ऐसे पढ़ें कि कंसंट्रेशन ऑफ पी की पावर x और कंसंट्रेशन ऑफ क्यू की पावर y। ये कि स्क्वायर p मतलब p और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ p। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो गया K इंटू कंसिडरेशन ऑफ P की पावर X और कंसिडरेशन ऑफ Q की पावर Y, जहां पे X और Y क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी है, और X एंड Y मे और मे नॉट बी इक्वल टू A और B। जो P की पावर X है और Q की पावर जो Y है, ये X और Y की वैल्यू A और B जो स्टोइचियोमेट्री है उनके इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी। जहां पे K क्या है कि रेट कांस्टेंट है, ये ऐसे बोल सकते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, और ये इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्यों बोलते हैं, सुनिए क्या है। अगर हमारे पास क्या है, ये जितने भी रिएक्टेंट हैं, जैसे हमारे पास फिलहाल दो रिएक्टेंट हैं पी और क्यू, इन ऑल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाए, 1 मोलर। अगर पी की कंसंट्रेशन भी 1 मोलर और क्यू की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाए, 1 मोलर, तो 1 की पावर एक्स 1 हो जाएगा, क्यू की पावर एक्स भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वो 1 की पावर एक्स वाई क्या हो जाएगा, 1। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो रेट किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू के। और इस कंडीशन में जो के रिएक्शन का जो रेट है वो किसके इक्वल हो जाता है, के इक्वल, और इसे ही क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। इसलिए के को क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल कब होगा, कब, जब ऑल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, 1। अगर ऑल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए तो उस केस में रिएक्शन का जो रेट है वो के इक्वल होगा, और उसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट। एक और कंडीशन है, अगर ये ऑर्डर, ये जो x और y है इनकी वैल्यू 0 हो जाए, तो ये कुछ भी हो, जब इसकी पावर 0 होगी तो 0, कब किसी की भी पावर 0 हो जाए तो 1, किसी की पावर 0 हो जाए तो 1, तो ये तो भी उस केस में भी क्या हो जाएगा, रेट किसके इक्वल आ जाएगा, के। नेक्स्ट, तो देखिए रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। अभी मैंने आपको बताया, अगर किसी भी रिएक्शन में ऑल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जाए तो उस केस में जो रिएक्शन का रेट है वो के इक्वल हो जाता है। और यह कह सकते हैं, तो इसको रिवर्स तरीके से बोल सकते हैं, अगर रिएक्शन में ऑल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 हो जाए तो उस केस में के किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। तो रेट कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज क्या जी, रेट ऑफ रिएक्शन वेयर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर 1। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वही क्या होगा, रेट कांस्टेंट होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो कह रहा है रेट कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज क्या, या कह सकते हैं रेट कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कब, व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर 1। कह रहा है दैट इज वाई रेट कांस्टेंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, और इसलिए जो रेट कांस्टेंट है के, उसे क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब स्पेसिफिक कंडीशन पे रिएक्शन का रेट। और वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है, जब ऑल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाए, 1 मोलर। चलिए, अगर हम बात करें यूनिट निकाले के, जैसे के इजिकल टू क्या था, के अगर हम देखें आर इजिकल टू था के इंटू पी की पावर एक्स और क्यू की पावर वाई। अगर हम देखें के निकाल लें तो यह होगा रेट अपॉन पी की पावर एक्स और क्यू की पावर वाई। अगर यहाँ पे पी और क्यू दोनों की कंसिडरेशन कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो यहाँ पे 1 की पावर एक्स और 1 की पावर वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस समय जो के है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आर के। और यही इसीलिए इसे रेट कांस्टेंट को क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जामों में। रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन, या कह सकते हैं प्रेशर, या कह सकते हैं वॉल्यूम, ईटीसी। ये जो फिजिकल थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स होते हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, इन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। केवल एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स है टेम्परेचर, जिसपे क्या करता है, डिपेंड, ना तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ना प्रेशर पे डिपेंड करेगा, ना वॉल्यूम, किस कंटेनर में वॉल्यूम में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उस पर नहीं डिपेंड करता, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। तो ये बात ध्यान रहे कि जो रेट कांस्टेंट के है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और कैटलिस्ट पे। चलिए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी।
तो देखिए कैसे डिपेंड करता है, ये इक्वेशन दी है कि K इज इक्वल टू क्या होता है, ये देखेंगे आर्हेनियस इक्वेशन कहलाती है ये, इसे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे। तो आर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग K इज इक्वल टू होता है AE⁻⁻ जहां पे E क्या है, एक एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, कैटलिस्ट पे, और ये T क्या है, टेम्परेचर। तो ध्यान दीजिए जो K है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो टेम्परेचर पे, और एक किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी पर। एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करती है कैटलिस्ट पे, तो इसलिए कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड कर गई कैटलिस्ट पे, और टाइम रेट कांस्टेंट K किस पे डिपेंड कर रहा था, एक्टिवेशन एनर्जी पर। एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड कर गई कैटलिस्ट पे, इसका मतलब K डायरेक्टली डिपेंड कर गया किस पे, कैटलिस्ट पे। तो K दो बातों पे डिपेंड करेगा, एक तो कह सकते हैं कैटलिस्ट या कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, एक ही बात है, और दूसरा किस पे, टेम्परेचर पे। चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में देखें। अब ऑर्डर क्या है, order of reaction is the sum of powers of reactant concentration in the rate law expression for this reaction। ये जो रेट लो एक्सप्रेशन अभी हमने लिखा था, रेट लो के अकॉर्डिंग रिएक्शन का रेट लिखा था कि रेट इज इक्वल टू K P की पावर X और Q की पावर Y, इसे बोलते हैं रेट लो एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या है, रेट लो एक्सप्रेशन है। रेट लो एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, उनकी जो पावर्स थी कौन सी, X और Y, उनका जो सम है वो क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर हुई बात। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन थी, ए पी और प्लस पी और क्यू मिलके क्या बना रहे थे, एक प्रोडक्ट जिनके स्टोइचियोमेट्री ए और बी थे। अगर रेट लो के अकॉर्डिंग इस पे हमने रेट लो के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था, तो वो क्या हो गया था, रेट इज इक्वल टू आया था K P की पावर X और Q की पावर Y, जहां X और Y क्या थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी। ये जो पावर्स होती हैं रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन की जो पावर्स हैं, इन्हीं का जो सम है यानी कि एक्स प्लस वाई को ही क्या बोलते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे एक्स प्लस वाई से मैंने किसे इंडिकेट कर दिया, तो एन से, यानी कि एक्स और प्लस वाई की वैल्यू टोटल क्या हो गई, एन, इसे क्या बोलेंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट लो एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर्स होती हैं उसका जो सम है वो क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या कह सकते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गई बात। जहां पे एक्स क्या है, ये एक्स है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू पी, और वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू क्यू, और एक्स प्लस वाई क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर हो गई बात। तो एक्स तो ऑर्डर हो गया किसके रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में, वाई हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू क्यू, और एक्स प्लस वाई क्या हो गया, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो डेफिनेशन समझ में आ गई, कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर्स, इन पावर्स का सम ऑफ पावर्स ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन की जो पावर्स हैं उनका सम, इज इन द रेट लो एक्सप्रेशन, इज फ्रॉम द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इन द रेट लो एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या कह सकते हैं वो क्या कहलाएगा, फॉर द रिएक्शन, उस रिएक्शन का ऑर्डर। चलिए देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिपेंडेंट वैल्यू। ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या होगा, किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो हम रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते उसका ऑर्डर क्या है। और जैसे ये रिएक्शन हमारे पास लिखी है, तो इस रिएक्शन को देख के हम ऑर्डर नहीं बता सकते। हाँ, मॉलिक्युलरिटी बताई जा सकती है। मॉलिक्युलरिटी क्या है वो अभी देखेंगे। तो ऑर्डर क्या है, कि एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है। इसका मतलब है कि किसी भी रिएक्शन को आप अथॉरिटिकली देख के आप ऑर्डर नहीं बता सकते, वो एक्सपेरिमेंट से आपको निकालना पड़ेगा। तो ऑर्डर इज द एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंट वैल्यू। ठीक, दूसरा एक और खास बात ध्यान रखना, अगर हम क्या करें, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करें, मतलब इस रिएक्शन का, ये रिएक्शन जिस टेम्परेचर पर हो रही है, प्रेशर पर हो रही है, कंसंट्रेशन पर हो रही, अगर हम क्या करें, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज कर देते हैं, तो कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के चेंज करने से ऑर्डर में भी चेंज हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं। ठीक है, हो भी सकता और नहीं भी। तो ऑर्डर इज द एक्सपेरिमेंटल डिपेंडेंट वैल्यू है, और जो एक्सपेरिमेंटल के कंडीशन के चेंज करने से चेंज हो भी सकती है और नहीं भी। ऑर्डर में भी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर और फ्रैक्शनल। ऑर्डर क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। इंटीजर मतलब 1 2 3, फ्रैक्शनल मतलब 1/2, 3/2, 1/4, 3/4, इस टाइप से। मगर एक बात ध्यान रखें, ऑर्डर जीरो भी पॉसिबल है, प्लस भी, माइनस भी, इंटीजर भी, फ्रैक्शनल भी। मगर ध्यान रहे, ओवरऑल ऑर्डर एक्स प्लस वाई, किसी भी रिएक्शन का जो ओवरऑल ऑर्डर है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता।
ऑर्डर क्या है, किसी एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, किसी एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मगर ओवरऑल ऑर्डर कभी नेगेटिव नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। तो ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है मगर किसी एक रिएक्टेंट, एक स्पेसीज के रेस्पेक्ट में, मगर ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का कभी नेगेटिव नहीं होता। देखिए अब बात करें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट वो ऑर्डर पे डिपेंड करेगी, रिएक्शन के ओवरऑल ऑर्डर पे डिपेंड करती है। कैसे, जरा देखिए, अगर हम बात करें तो आर इज इक्वल टू था के पी की पावर एक्स क्यू की पावर वाई, या अगर के निकालूंगा तो हो जाएगा आर अपॉन दिस, आर अपॉन पी की पावर एक्स और क्यू की पावर एक्स। आर क्या है, रेट, और ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, तो ये क्या हो गया, आर अपॉन कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, या कह सकते हैं ओवरऑल एन, जहां एन क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब रेट की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या कह सकते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, या मोलर अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो रेट की यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या कह सकते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और ये कंसंट्रेशन है तो इसकी कंसंट्रेशन की पावर, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, और इसकी पावर एन है तो इंटू एन। तो यहाँ देखिए मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, और यह मोल कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो गई, मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर एन थी तो एन लगा दिया। ठीक, ये रेट की यूनिट हो गई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब ये मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 हो गई, इतने को मैंने अलग कर लिया, और ये मोल लीटर इनवर्स की पावर कितनी है, एन। जब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर 1 है और ये एन है, जब एन ऊपर जाएगी तो ये माइनस एन हो जाएगी, 1 माइनस एन, तो यहाँ से आएगा मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन, और ये क्या होगा, सेकेंड इनवर्स टाइम की। ये ऐसे बोल सकते हैं कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो गई, 1 माइनस एन और टाइम इनवर्स। क्लियर, कंसंट्रेशन को आप मोलर में भी लिख सकते हैं या मोल पर लीटर में लिख सकते हैं। तो मोल पर लीटर की पावर हो गई 1 माइनस एन और टाइम की हो गई सेकेंड इनवर्स। क्लियर, ये क्या हो गई, यूनिट ऑफ के। जैसे जैसे एन की वैल्यू बदलूंगा वैसे वैसे के की यूनिट बदल जाएगी कि यहाँ पे एन है क्या, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऐसे, और इसको थोड़ा सा और ओपन कर लो तो मोल की पावर कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एन, और लीटर की पावर -1 की जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n-1। तो पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोल की पावर तो 1 माइनस एन, लीटर की पावर हो जाएगा उल्टा हो जाएगा n-1, और सेकेंड तो हमेशा इनवर्स रहेगा। यह कंसंट्रेशन, अगर मान लीजिए गैसियस रिएक्शन हो, गैसियस रिएक्शन में कंसंट्रेशन की जगह क्या आएगा, प्रेशर, और प्रेशर, तो प्रेशर की कंसंट्रेशन की यूनिट की जगह क्या रख देंगे, प्रेशर की यूनिट, और प्रेशर की यूनिट क्या हो गई, एटीएम। तो एटीएम की पावर कितनी, 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स। क्लियर होगी बात। चलिए अब कैसे ऑर्डर लिखें, देखिए अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट, एन क्या है, ये तो एन की वैल्यू दे रखी है, एन मतलब ओवरऑल ऑर्डर, और ये यूनिट ऑफ के। अगर हमें जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें क्या लिखनी है, के की यूनिट लिखनी है। तो देखिए एन की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो रखिए मोल की पावर कितनी थी, 1 माइनस एन, मोल की पावर थी 1 माइनस एन, और एन की वैल्यू हो गई 0, तो बस कितना बचा, 1। और यहाँ लीटर की पावर थी n-1, और n की वैल्यू हो गई 0, तो 0 माइनस 1 कितना बचा, -1, और ये सेकेंड इनवर्स तो रहेगा ही। बात कर लिए, अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होगी, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ n-1, यहाँ था 1 माइनस एन मतलब 1 माइनस 1, और यहाँ था n-1 मतलब 1 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो बस क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट होगी, मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0 और सेकेंड इनवर्स, तो बस सेकेंड इनवर्स बचेगा। सेकेंड ऑर्डर की बात कर लें तो एन की वैल्यू हो गई 2, तो मोल की पावर कितनी आएगी, 1 माइनस 2, तो कितना बचेगा, -1, और लीटर की पावर होगी 2 माइनस 1, तो कितना आएगा, 1, और सेकेंड इनवर्स तो रहेगा। इस तरीके से आप निकालते चले जाएंगे, एन की वैल्यू जो भी होगी वहां रखते चला जाएंगे। और जनरल यूनिट क्या थी, मोल की पावर थी 1 माइनस एन, और लीटर की पावर थी n-1 और सेकेंड इनवर्स। एक तरीका तो ये है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। आप क्या करिए, देखिए ये जो जिस भी ऑर्डर की वैल्यू हमें दे रखी, डायरेक्ट फंडा बताते हैं लिखने का, इसको भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें किस ऑर्डर की यूनिट लिखनी, जीरो ऑर्डर की। तो आप क्या करिए, जिस ऑर्डर की हमें यूनिट लिखनी उसमें से -1 कर दो, उसमें से 1 को क्या कर दो, माइनस, तो 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और ये जिस भी ऑर्डर की हमें यूनिट निकली है उसमें से आप क्या करिए, -1 कर दें। तो अगर जीरो ऑर्डर की लिखनी है तो 0 में से -1 करूंगा तो कितना निकल के आ गया, -1। अब ये जो भी नंबर आएगा, ये कितना आया, -1 आया, तो जो भी नंबर आया वो पावर लीटर की चढ़ा दो। तो देखिए यहां से वैल्यू कितनी आई थी, -1, तो लीटर की पावर क्या चढ़ा दे, -1। जो पावर लीटर की होगी वही मोल्स की होगी, बस रिवर्स साइन में होगी। अगर ये -1 है तो वो +1 होगी। यहाँ देखिए ये कितना है, इसकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखना है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आपको यूनिट लिखनी है के की, तो जो भी ऑर्डर के लिए लिखनी है उसमें से -1 कर दो, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0,
और जो भी वैल्यू निकल के आएगी वही लीटर की पावर चढ़ा दो। तो ये कितना आया, 0 आ गया यहाँ से, तो लीटर की पावर 0 और मोल की पावर 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, बस सेकेंड इनवर्स। जैसे सेकेंड ऑर्डर के लिए लिखना है तो इसमें से -1 करिए, तो 2 - 1 कितना आएगा, 1। जो भी वैल्यू आई वो वैल्यू लीटर की चढ़ा दो, तो यहां से आया 1 प्लस का 1, तो लीटर की पावर +1, तो मोल की कितनी हो जाएगी, -1। अगर इसकी 1 है तो इसकी +1 है तो उसकी -1 होगी, इसकी -1 थी तो उसकी +1 थी। और सेकंड तो हमेशा इन्वर्स रहेगा। यहां देखिए अगर थर्ड ऑर्डर के लिए लिखना है तो 3 - 1 करो, कितना आया, 2। तो जो नंबर आया 2 वही लीटर की पावर चढ़ा दो, तो लीटर की पावर 2 और मोल की पावर -2, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। चलिए ये तो हो गया यूनिट लिखने का तरीका। अब दूसरा एक तरीका है कि अगर हमें क्या कर दिया, यूनिट दे दी, यूनिट दे दी तो क्या पूछ सकता है, ऑर्डर पूछ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि एक रिएक्शन दे रखी A2 + B2, इससे बना 2AB, और इसका जो रेट कांस्टेंट है वो कितना दे रखा है, 3 × 10⁻⁵ मोल इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, इस टाइप से दे दिया। तो पूछेगा बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो जब उस रिएक्शन के लिए उसने के दे रखा है, के की वैल्यू के साथ में उसने यूनिट भी लिखेगा। वो तुम्हारी तरह गलती नहीं करता। आप क्या करते हैं, कोई वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू निकाल देंगे मगर उसकी यूनिट नहीं लिखते। तो वो क्या करेगा, जब के की वैल्यू देगा तो साथ में यूनिट देगा, और यूनिट देगा तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होती है, डिफरेंट। तो यूनिट को देख के ऑर्डर बताया जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए किसी के की वैल्यू दे रखी है, तो पूछ ले कि एक रिएक्शन है उसके के की वैल्यू कितनी दे रखी, 3 × 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो कैसे पहचानेंगे कौन से ऑर्डर की है। तो उसका एक तरीका आप समझिए, लीटर की जो भी पावर हो, लीटर की जो भी पावर है उसमें +1 ऐड कर दो, और +1 ऐड करके जो भी वैल्यू निकल के आएगी वही ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिए लीटर की पावर है -1, इसमें 1 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0, तो ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। जहां देखिए लीटर की पावर कितनी है, 1, इसमें 1 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2, और ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। लीटर की पावर देखो 3, इसमें 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3, ये थर्ड ऑर्डर की यूनिट है। आगे बात समझ में। तो जब हमें यूनिट से ऑर्डर निकालना हो तो लीटर की जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस करिए, वो ऑर्डर आ जाएगा। अगर आपको ऑर्डर से यूनिट लिखनी हो तो जिस भी ऑर्डर की यूनिट लिखनी है उसमें से -1 करिए, और जो भी वैल्यू निकल जाएगी उसे लीटर की पावर में चढ़ा दो, और जो पावर लीटर की होगी वही पावर मोल की हो जाएगी रिवर्स साइन में। क्लियर होगी बात। तो क्या रखेंगे, तो अगर यूनिट से हमें क्या निकालना, ऑर्डर निकालना, तो α + 1। और अगर हमें क्या करना, ये ऑर्डर, इस ऑर्डर की रिएक्शन है, और अगर हमें ऑर्डर से यूनिट लिखनी तो इसमें से 1 माइनस करके क्या कर देंगे, वो लीटर की पावर चढ़ा देंगे। चलिए देखिए प्रॉब्लम एक, ये कह रहा है रेट लो फॉर ए गैसियस रिएक्शन। रेट लो लिखना है इस गैसियस रिएक्शन के लिए। क्या है, 3B + 2B इससे बना C। इस गैसियस रिएक्शन के लिए रेट ये दे रखा है, कितना, रेट = है के A की पावर 1 B की पावर 2। मतलब A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1, B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 2। अगर ओवरऑल ऑर्डर पूछ ले रिएक्शन का तो वो कितना हो जाएगा, 3। क्लियर। चलिए वो कह रहा है फाइंड द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इफ। इस रिएक्शन के रेट पे इफेक्ट बताना किसका, इन पॉइंटों का। क्या पॉइंट है, पहला कह रहा है इफ A एंड B आर ट्रिपल। अगर A की कंसंट्रेशन और B की, दोनों की कंसंट्रेशन क्या कर दी जाए, ट्रिपल कर दी जाए। तो सुनिए, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी 2। देखिए 1 ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर मैं इसको डबल करूंगा तो वो भी कितना हो जाएगा, डबल, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2। जब इसको डबल करा तो 2 की पावर कितनी होगी 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर इसको मैं कितना करूं, इसको डबल करूं तो ये डबल करने का मतलब 2 की पावर कितना आएगा 2, और 2 की पावर 2 का मतलब 4 टाइम्स। तो इसको डबल करने से कितना होगा, ये 4 टाइम्स। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि रिएक्शन को डबल करने से रेट भी क्या हो जाएगा, डबल। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, क्योंकि 2 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक। अगर ऑर्डर 3 है तो थर्ड ऑर्डर का मतलब क्या है कि रिएक्शन को डबल करने से ऑर्डर कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स, यानी कि 2 की पावर कितना आ जाएगा 3, और 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8। अगर ऐसे कहे कि किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट हाफ हो गया, तो डबल करने से हाफ यानी कि 2 से 1/2 कब आएगा, जब 2 की पावर -1 हो जाए। तो इसका मतलब ऑर्डर कितना होगा, -1 हो गया होगा। एक कह रहा है कि रिएक्शन के रेट को, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स करने से रेट हाफ क्या हो गया, डबल हो गया। 4 टाइम्स करने से डबल हो रहा है, तो 4 से 2 कब मिलेगा, जब 4 की पावर कितनी होगी 1/2, मतलब रूट होगा। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हो गया, वो हाफ ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। क्लियर हो गई बात। चलिए ऐसी जैसे कह रहा है कि कंसंट्रेशन को 9 टाइम्स करने से, कंसंट्रेशन को 9 टाइम्स करने से रेट 3 टाइम्स हुआ, तो इसका मतलब ऑर्डर कितना हुआ, अगर 3 टाइम्स 9 टाइम्स करने से ऑर्डर 3 टाइम्स हो रहा है
तो 3 कब होगा, जब 9 की पावर कितनी हो जाए 1/2, तो ऑर्डर कितना होगा हाफ। ऐसे कह दे कि कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट हाफ हो गया, तो 2 से 1/2 कब मिलेगा, जब उसकी पावर कितनी होगी -1, यानी कि उसका रिवर्स कर दिया जाए। चलिए देखिए, तो ये कह रहा है ए की भी कंसिडरेशन डबल हो गई और बी की भी डबल हो गई, तो रेट बताइए अगर ए और बी दोनों की कंसिडरेशन को ट्रिपल करूं तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना है 3 है, 1 इसका 2 इसका, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया 3, और हम इसको सब दोनों को क्या कर रहे हैं ट्रिपल टाइम्स कर रहे हैं, तो ट्रिपल की पावर कितनी है 3 की पावर कितनी हो गई 3, क्योंकि ओवरऑल ऑर्डर कितना है 3 और ओवरऑल कंसंट्रेशन भी क्या हो रही है ट्रिपल हो रही है, इसकी भी ट्रिपल इसकी भी ट्रिपल, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 है, कह लो 3 की पावर 1 तो यहां से और 3 की पावर 2 यहां से, तो कितना हो गया 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब 27 टाइम्स रेट क्या हो जाएगा इंक्रीज। यहां देखो ये कह रहा है बी का प्रेशर इज मेड हाफ, बी का प्रेशर क्या कर दूं हाफ कर दूं। अब देखिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, ध्यान दीजिए प्रेशर मोल्स कंसंट्रेशन इनका रेशो आपस में क्या होता है सेम, या कह सकते हैं प्रेशर डायरेक्टली होता है कंसंट्रेशन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके मोल्स के, तो जो रेशो प्रेशर का होगा वही रेशो मोल्स का होगा वही कंसंट्रेशन का होगा। तो यहाँ प्रेशर से घबराना मत कि वहां कंसंट्रेशन दे रखी है, तो अगर प्रेशर को कह रहा है कि हाफ कर दिया इसका मतलब आप समझो कंसंट्रेशन को भी हाफ कर दिया। तो अगर मैं इसको हाफ करूंगा सिर्फ बी को, ए को चेंज नहीं कर रहा, इसको हाफ करूंगा तो इसका ऑर्डर है कितना 2, तो 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, 1/2 की पावर जब 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/4, तो रेट कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स। इसको हाफ करने से वो कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स, क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 2, तो ये जब इसको 1/2 करूंगा तो 1/2 की पावर कितना आएगा 2, और 1/2 की पावर 2 का मतलब 1/4। देखिए नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिवर्स्ड टू 1/3 ऑफ इनिशियल। वॉल्यूम कंसंट्रेशन क्या होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मतलब कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के, अगर वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो कंसंट्रेशन घट गई होगी, अगर वॉल्यूम को डबल करा होगा तो कंसंट्रेशन हाफ हो गई होगी, या अगर वॉल्यूम को 1/3 करा तो कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो गई होगी। तो हमने क्या करा वॉल्यूम को कंटेनर मतलब ओवरऑल वॉल्यूम को 1/3 कर दिया, तो ओवरऑल कंसिडरेशन कितनी हो गई होगी 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स, और इसकी ओवरऑल ऑर्डर है कितना 1 इसका 2 इसका, तो कितना है 3। तो जब वॉल्यूम को 1/3 करा, कंटेनर के वॉल्यूम को 1/3 करा, तो कंटेनर में कंसंट्रेशन कितनी हो गई होगी 3 टाइम्स, इसकी रिवर्स, और कंसंट्रेशन ओवरऑल कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो गई, और ओवरऑल ऑर्डर कितना है 3, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 टाइम्स रेट क्या हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, ये तो मैंने ओरली आपको बता दिया आंसर। जैसे मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में करना पड़े तो कैसे करेंगे, हमने मान लिया रेट ये दे रखा था, अब वो कह रहा है कि जब ए और बी दोनों की कंसिडरेशन को ट्रिपल कर दिया तो रेट बताओ कितना हो गया, तो मान लीजिए उस समय रेट R' हो गया, तो कितना होगा के ए की कंसिडरेशन कितनी हो गई 3 टाइम्स, तो वो 3A हो गया, और बी की कंसिडरेशन भी ट्रिपल हो गई तो वो भी 3B हो गई। इसका ऑर्डर 1 था, इसका ऑर्डर 2 था। अब यहां से क्या करेंगे, देखिए 3 की पावर 1 यहां से और 3 की पावर 2 यहां से, तो 3 की पावर कितनी आ गई 3, वो कॉमन आ जाएगा बाहर। ठीक है, कैसे, मैं यहां लिख के दिखा देता हूं, देखिए कैसे निकाला होगा, के तो ये रहा होगा, ए ये रहा होगा, और बी की पावर क्या रही होगी ये 2। अब साथ में क्या निकला होगा, यहां से 3 बाहर निकला होगा, यहां से 3 की पावर 1 और यहां से 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, तो ये कितना हो गया होगा 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा इनिशियल रेट आर। ठीक है, तो ये इनिशियल रेट होगा और ये कितना हो जाएगा 27, तो रेट कितना हो जाएगा 27 टाइम्स। देखो इसे तो क्या बोल सकते हैं, इसे तो बोल सकते हैं आर, और ये कितना हो गया 27, तो जो फाइनल रेट है वो इनिशियल रेट का क्या हो जाएगा 27 टाइम्स। नेक्स्ट, उसने कहा था बी का प्रेशर क्या कर दिया हाफ कर दिया, तो प्रेशर हाफ करने का मतलब कंसंट्रेशन भी हाफ कर दी, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोल्स के, इनका ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर प्रेशर हाफ है तो कंसंट्रेशन भी क्या है हाफ है, तो अगर बी का प्रेशर हमने हाफ करा तो इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या कर दी हाफ, तो हाफ करने से एक नया रेट आ गया R'। तो जरा सोल्व करिए इसको, के ए और बी स्क्वायर, और मैं 1/2 को बाहर निकाल दूं तो 1/2 का पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो देखिए के ए अलग रहा, बी स्क्वायर अलग ले लिया, यहां से 1/2 की पावर 2 बाहर निकाल लिया, तो वो क्या हो 1/4, तो ये तो कहलाएगा इनिशियल रेट, तो इनिशियल रेट इंटू क्या हो गया 1/4, तो जो फाइनल रेट है वो इनिशियल रेट की क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो ध्यान रखना कंसंट्रेशन डायरेक्टली होगी प्रेशर के, जो प्रेशर में चेंज होगा वही कंसंट्रेशन में चेंज हो जाएगा। रेशो इनका क्या रहता है सेम। नेक्स्ट, अब वो कह रहा था ओवरऑल कंटेनर का वॉल्यूम 1/3 कर दिया। देखिए कंसंट्रेशन होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स तो फिक्स हैं,
तो कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी वॉल्यूम के। अगर वॉल्यूम को घटाऊंगा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, अगर इसको 1/3 करूंगा तो वो 3 टाइम्स हो जाएगी। देखिए n/v था इनिशियल वॉल्यूम, n/b/3 और 3 पहुंच जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 3n/v, तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स। अब कंटेनर का वॉल्यूम हमने 1/3 कर दिया, तो इसका मतलब ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या कर दी 3 टाइम्स। ओवरऑल का मतलब ए की भी कंसंट्रेशन 3 टाइम्स, बी की भी 3 टाइम्स। इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 था, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 था। बस यहाँ 3 की पावर 1 यहाँ से, 3 की पावर 2 यहाँ से बाहर निकाल लो, बाकी बचेगा आर। ये क्या हो गया 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 3 की पावर 3 मतलब 27 और बाकी बचेगा इनिशियल आर। तो जो आर है फाइनल आर है वो कितना हो जाएगा 27 टाइम्स हो जाएगा। देखिए ये कह रहा है द डीकम्पोजिशन ऑफ डाई मिथाइल ईथर। एक डाई मिथाइल ईथर है, उसका क्या हो रहा है डीकम्पोजिशन। द डीकम्पोजिशन ऑफ डाई मिथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द रिएक्शन रेट इज गिवन बाय ये कह रहा है डाईमिथाइल ईथर का डीकम्पोजिशन हो रहा है, जिससे क्या क्या बन रहा है मीथेन बन रही है, हाइड्रोजन बन रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। और इस रिएक्शन का जो रेट है वो क्या दे रखा है कि रेट इज इक्वल टू है के इंटू डाईमिथाइल ईथर जो एस्टर है उस एस्टर की कंसंट्रेशन की पावर 3/2। मतलब ओवरऑल ऑर्डर कितना है एस्टर के ईथर के रेस्पेक्ट में, एस्टर के ईथर के रेस्पेक्ट में ओवरऑल ऑर्डर कितना है 3/2। और रेट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डाईमिथाइल ईथर। रेट रिएक्शन का जो रेट है वो ईथर की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में भी एक्सप्रेस कर रखा है और ईथर की प्रेशर के रेस्पेक्ट में भी क्या कर रखा है एक्सप्रेस कर रखा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट या पार्शियल प्रेशर ऑफ ईथर। तो रेट इक्वल है के इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ईथर की पावर 3/2। क्लियर, एक ही बात है। चलिए कह रहा है इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार, प्रेशर किस में मेजर करा जा रहा है बार में, एंड टाइम इन द सेकेंड, देन व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो देखिए भैया रेट की यूनिट तो फिक्स होती है, वो तो ऑर्डर पे डिपेंड करती नहीं। हाँ के की यूनिट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के लिए क्या होती है डिफरेंट। रेट की तो यूनिट होगी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम या प्रेशर अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखनी तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम या कंसंट्रेशन क्या होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या मोल पर लीटर को मोलर भी बोल सकते हैं, मोलर सेकेंड इनवर्स। और इसकी यूनिट अगर इस फॉर्म में लिखनी तो प्रेशर की फॉर्म में लिखनी तो प्रेशर अपॉन टाइम, और प्रेशर किस में ले रखा हमने बार में, तो बार अपॉन टाइम, और टाइम किस में ले रखा सेकंड में, तो बार सेकंड इनवर्स। क्लियर होगी बात। तो अगर रेट की यूनिट लिखूंगा तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम्स, कंसंट्रेशन हो गई मोल लीटर इनवर्स और टाइम हो गया सेकंड इनवर्स। और अगर प्रेशर की टर्म्स में लिखना तो प्रेशर अपॉन टाइम्स, या कह देंगे प्रेशर की यूनिट हो गई बार और टाइम की हो गई सेकंड, तो बार सेकंड इनवर्स। ये तो हो गई रेट की यूनिट किसमें कंसंट्रेशन की टर्म्स में और प्रेशर की टर्म्स में। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखनी, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट मैंने आपको क्या तरीका बता रखा है। अगर आपको मान लीजिए प्रेशर, देखिए कंसंट्रेशन की पावर होती है 1 - n और सेकंड इनवर्स यानी टाइम इनवर्स, तो कंसंट्रेशन की पावर 1 - n, या कंसंट्रेशन की जगह क्या यूज कर सकते हैं प्रेशर, तो प्रेशर की पावर 1 - n। चलिए n है कितना 3/2, तो ये अलग अलग लिख लीजिए आप। मैंने आपको वैसे भी बता रखा है इसकी ऑर्डर कितना है 3/2 है, तो जिस ऑर्डर की इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें से एक कम माइनस कर दीजिए, एक कम कर दीजिए, कितना बचेगा 1/2। तो जो भी आएगा वो लीटर की पावर चढ़ा दो, और जो लीटर की पावर होगी वही मोल की हो जाएगी रिवर्स साइन में, और सेकंड तो इनवर्स रहेगा। तो ये तो हो गई के की यूनिट किसमें कंसंट्रेशन की टर्म्स में। मगर प्रेशर की टर्म्स में लिखेंगे तो प्रेशर की टर्म्स में ये जो यूनिट होगी, और बार की जो वो क्या होगी कंसंट्रेशन वाली, और कंसंट्रेशन वाली कौन होती है, जो मोल की जो पावर है वही कंसंट्रेशन वाली होती है, क्योंकि देखिए मोल पर लीटर अपॉन में लीटर होता है इसलिए वो प्लस हो जाता है। तो मोल की जो पावर होती है वही कंसंट्रेशन की पावर होती है। कह लो यूनिट क्या होगी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और कंसंट्रेशन की पावर होती है 1 - n। ऐसी प्रेशर अपॉन टाइम, और प्रेशर की यूनिट कितनी होगी 1 - n। तो 1 - n कितना आएगा 1, तो 1 है, n कितना 3/2, तो वो कितना आएगा -1/2। या कह लो इसमें जो मोल की पावर है वही क्या है प्रेशर की पावर होगी। तो क्या हो गया, तो अगर प्रेशर की टर्म्स में लिखेंगे के की यूनिट तो क्या हो जाएगा प्रेशर की पावर कितना 1 - n इंटू टाइम इनवर्स। प्रेशर कितना है बार में, और 1 - n कितना आएगा हाफ, माइनस का 1/2, क्योंकि 1 - n और n कितना है 3/2, तो कितना आ जाएगा माइनस का हाफ, और ये क्या हो गया सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट ये कह रहा है A+2B, इससे क्या बना है C, गैसियस रिएक्शन है कोई। कह रहा है हैज द रेट लो, इस रिएक्शन का जो रेट लो है वो ये है रेट इज इक्वल टू के A की पावर 2 B की पावर 1, मतलब A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1 है। ठीक है, चलिए इफ द इनिशियल प्रेशर ऑफ A एंड B, इनिशियल प्रेशर ऑफ A एंड B कितना है 0.4 atm एंड 1 atm,
रेस्पेक्टिवली। ए और बी का जो इनिशियल प्रेशर है, ए का कितना है 0.4 और बी का कितना है 1 atm। आफ्टर सर्टेन टाइम प्रेशर ऑफ सी इज फाउंड टू बी 0.3। कुछ समय बाद सी का प्रेशर कितना पाया गया 0.3। इनिशियल तो जीरो होगा क्योंकि इनिशियल तो प्रोडक्ट जीरो होगा। तो इनिशियली प्रेशर इसका क्या बताया गया कि कुछ समय बाद सी का जो प्रेशर है वो कितना पाया गया 0.3 atm। चलिए जी, देन फाइंड द रेशो ऑफ न्यू रेट ऑफ रिएक्शन एंड इनिशियल रेट। तब रिएक्शन का नया रेट कब, जब सी की प्रेशर कितनी हो गई होगी 0.3, इनिशियल कितनी होगी 0 और उस कुछ समय बाद इसकी प्रेशर कितनी हो गई होगी 0.3। तो कह रहा है जब सी की प्रेशर 0.3 हो गई होगी उस समय का न्यू रेट और इनिशियल रेट का रेशो बताना है। तो देखिए जी, इसका इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा था 0.4, इसका दे रखा था 1 atm, इसका 0.4 atm, इसका 1 atm और इसका 0। कुछ समय बाद, पता नहीं वो कितना समय है, कुछ समय बाद इसका कितना बन गया 0.3 बन गया। अब इसका अगर 0.3 प्रेशर बना है तो ये कितना स्टोइचियोमेट्री है 1, इसका स्टोइचियोमेट्री कितना 2, इसका स्टोइचियोमेट्री कितना 1। अगर 1 के लिए कितना बना है 0.3 तो 1 के लिए कितना घटा होगा 0.3 घट गया होगा। तो 0.4 में से 0.3 घट गया होगा, कितना बचा होगा 0.1। अब 1 के लिए अगर कितना बना है 0.3 तो 2 के लिए 1 के लिए कितना घटा होगा 0.3 और 2 के लिए कितना घटेगा 0.6, इसका डबल। तो 1 था और 1 में से कितना घट गया होगा 0.6, तो कितना बचा होगा 0.4। क्लियर होगी बात। तो फाइनली ए का प्रेशर कितना बचा 0.1 और बी का प्रेशर कितना बचा 0.4 और सी का कितना बन गया था 0.3। जब सी का प्रेशर 0.3 हो गया तो उस समय ए का कितना बचा 0.1 और बी का कितना बचा 0.4। क्यों, अगर सी का प्रेशर 0.3 डेवलप हुआ है किसी टी समय के बाद तो सी का स्टोइचियोमेट्री कितना था 1, तो अगर 1 के लिए 0.3 बना है तो 1 के लिए 0.3 घट गया होगा, 2 के लिए 0.6 घट गया होगा, तो एक फाइनल बच गए। चलिए, अब रेट क्या है, रेट होगा, रेट की यूनिट दे रखी है तो के ए की पावर 2 और बी की पावर 1। अब कंसिडरेशन ना देख के प्रेशर देखा तो कंसिडरेशन की जगह क्या रख लेंगे प्रेशर, क्योंकि जो कंसिडरेशन में रहेगा रेट लो वैसे ही किसमें रहेगा प्रेशर में। चलिए, क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इनिशियल रेट देखूं तो वो क्या होगा के इंटू इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसिडरेशन ऑफ बी, या इनिशियल प्रेशर ऑफ ए और इनिशियल प्रेशर ऑफ बी। फाइनल रेट निकालूंगा तो के इंटू ए का प्रेशर, बी का प्रेशर, कौन सा आपके फाइनल वाला निकाल रहे हैं तो फाइनल वाला प्रेशर, और इनिशियल वाला रेट निकाल रहे हैं तो इनिशियल वाला। तो के से तो के कटा, ए का इनिशियल प्रेशर कितना था 0.4 और बी का इनिशियल कितना था 1 atm। अब फाइनली अगर बात करें तो फाइनली ए का प्रेशर कितना रह गया था 0.1 और बी का कितना रह गया था 0.4। तो 0.1 का स्क्वायर और 0.4 इन्हें सोल्व किया। सोल्व करेंगे यहाँ से, देखिए ये 4 का स्क्वायर और ये 4, एक 4 से तो 4 यहाँ कट गया होगा, यहाँ 0.4 और ये 0.1 का स्क्वायर था तो पॉइंट तो आपस में कैंसिल हो गए होंगे, यहाँ बच गया होगा 4 × 4 और यहाँ बचा होगा एक पॉइंट बचा होगा 4 से 4, तो ये कितना आ गया होगा यहाँ से 40 आ गया। तो इनिशियल अपॉन फाइनल का जो रेशो है इसे सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके कितना आ रहा है 40। मगर हमसे ध्यान दीजिए, ये गड़बड़ी हो सकती है, जल्दबाजी में आंसर कितना लगा जाए 40 और एक ऑप्शन उसने 40 दे रखा होगा। ये क्या है, रेशो बताना है, रेशो किसका, न्यू रेट एंड इनिशियल रेट, मतलब फाइनल अपॉन इनिशियल, और ये हमने क्या निकाला इनिशियल अपॉन फाइनल। हमसे पूछ क्या रहा है फाइनल अपॉन इनिशियल, मतलब न्यू रेट, रेशो निकालना है किसका, रेशो ऑफ न्यू रेट ऑफ रिएक्शन एंड इनिशियल रेट। तो क्या करेंगे फाइनल अपॉन इनिशियल, उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 40 का क्या हो जाएगा 1/40, ये आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, ये कह रहा है फाइंड द सुटेबल रेशो, ये कह रहा है फाइंड द सुटेबल रेशो लो बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल डाटा। इस एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे हमें क्या निकालना है, रेट लो निकालना है। रेट लो कब लिखा जाएगा किसी भी रिएक्शन का, जब हमें ऑर्डर पता चल जाए। तो इन्हें ये डाटा दे रखे हैं, ये कह रहा है कि जब पहला एक्सपेरिमेंट करा गया, पहले एक्सपेरिमेंट में क्या है, ए की कंसिडरेशन ये पाई गई और ए की कंसिडरेशन इतनी रखी और बी की इतनी रखी, तो रिएक्शन का जो रेट है वो ये पाया गया। अगर बी की कंसिडरेशन कितनी है ये है और ए की कंसिडरेशन इतनी और बी की इतनी, तो रेट ये पाया गया। अगर ए की कंसिडरेशन कितनी है 0.024 है, ये 1 नहीं है 0.24। अगर ए की कंसिडरेशन इतनी है और बी की इतनी है तो रेट कितना पाया गया, ये कितना 0.1। और जब ए की कंसिडरेशन ये बी की है तो रेट ये। इस टाइप से ये 4 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, तो कह रहा है रेट लो लिखिए। रेट लो लिखिए मतलब ए और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालिए। अगर आपको ओरल करना है ये क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना है तो आप कैसे करेंगे। फिर तो देखिए, अगर हमें ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर चाहिए,
ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर चाहिए तो अब क्या होगा, ए की कंसिडरेशन में जो चेंज है उसके चेंज होने से रेट में जो चेंज पता चल जाए कि ए की कंसिडरेशन को डबल करने से वो डबल हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ए की कंसिडरेशन में चेंज करने से रेट में जो चेंज होगा अगर उसका पता चल जाएगा तो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। मगर ए की कंसिडरेशन रेट में जो चेंज है, रेट में जो चेंज है वो सिर्फ ए की कंसिडरेशन के चेंज होने से होना चाहिए, बी की वजह से नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना चाहते हो तो पहले दो ऐसे एक्सपेरिमेंट पकड़ो जिसमें बी की कंसिडरेशन बिल्कुल फिक्स रहे। तो कौन कौन से में फिक्स है, फर्स्ट में और थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड में ले लो या सेकंड और फोर्थ में ले सकते हो। तो फर्स्ट में और थर्ड में मैंने ले लिया। फर्स्ट और थर्ड में क्या है, इसमें बी की कंसिडरेशन एकदम कांस्टेंट है। तो देखिए इसमें फर्स्ट और थर्ड में अगर ए की कंसिडरेशन देखूं तो क्या हो गया, डबल हो गया, 0.012 से 0.024 हो गई। तो ए की कंसिडरेशन के डबल करने से रेट क्या हो रहा है, देखिए 1 से थर्ड में देखिए 0.1 से 0.1 ही रह रहा है। मतलब ए की कंसिडरेशन के डबल करने से रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 है, क्योंकि 2 की पावर 0 तब भी 1, 3 की पावर 0 तब भी 1, 4 की पावर 0 तब भी 1। तो 2 से 1 कब हो सकता है, ये कह रहा है हमने ए की कंसिडरेशन को देखिए फर्स्ट और थर्ड में क्या करा, ए की कंसिडरेशन को डबल करा और बी की कंसिडरेशन को क्या रखा है, कांस्टेंट। तो ए की कंसिडरेशन अगर रेट में चेंज होगा तो वो ए की कंसिडरेशन के चेंज होने से होगा, क्योंकि बी की कंसिडरेशन में तो चेंज हो नहीं रहा फर्स्ट और थर्ड में। तो अब रेट में अगर चेंज देखा हमने फर्स्ट और थर्ड में तो वो कितना चेंज पाया गया, 0.1 से 0.1 ही पाया गया, मतलब रेट में कोई चेंज नहीं आया। और जब ए की कंसिडरेशन को डबल करने से रेट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा, 1। तो 2 इज इक्वल टू 1 कब हो सकता है, जब 2 की पावर क्या हो, 0। मतलब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, 0 है। ए की कंसिडरेशन के चेंज करने से रेट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0। तो ए के रेस्पेक्ट में तो ऑर्डर 0 आ गया। अब हमें निकालना बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर। बी के रेस्पेक्ट में जब ऑर्डर निकालोगे तो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट पकड़िए जिसमें ए की कंसिडरेशन तो कांस्टेंट रहे, जिसमें ए की कंसंट्रेशन तो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और बी की कंसिडरेशन क्या हो जाए, बी की कंसिडरेशन वेरी कर रही हो। तो ऐसे दो एक्सपेरिमेंट पकड़िए जिसमें ए की कंसिडरेशन क्या रहे, कांस्टेंट। तो फर्स्ट और सेकंड ले लिया मैंने। फर्स्ट और सेकंड में ए की कंसिडरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो अब देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेप में बी की कंसिडरेशन क्या हो गई, डबल। तो इसकी कंसिडरेशन के डबल होने से रेट कितना हो रहा है, 8 टाइम्स। देखिए 0.1 से 0.8 हो गया। तो अगर बी की कंसिडरेशन में डबल कर रहा हूं तो रेट कितना हो रहा है, 8 टाइम्स। तो 2 से कितना मिल रहा है, 8। और 2 से 8 कब मिल सकता है, जब 2 की पावर 3 हो। मतलब बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया होगा, 3। बस आ गया आंसर। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो देखिए अगर बी के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं तो कंसिडरेशन को डबल करने से रेट क्या हो रहा था, 8 टाइम्स। तो इसका मतलब 2 से 8 कब मिलेगा, जब 2 की पावर 3 होगी। तो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना होता है, 3। और ए में क्या था, ए की कंसिडरेशन को डबल करने से रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या था, 0। तो बात करें तो देखिए अगर हम बात करें तो बस रेट लो क्या हो जाएगा, तो रेट लो होगा रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया था, 0। तो इसकी पावर कितनी हो गई, 0। और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया था, 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3। तो रेट लो क्या हो गया, रेट इक्वल हो गया के ए की पावर 0 बी की पावर 3। ये इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसे ए को रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि किसी की पावर 0 होगी तो वो रोल ही नहीं कुछ प्ले करेगा। तो रेट इक्वल होगा के इंटू बी की पावर 3। अगर बोर्ड एग्जाम में हमको करना है, अगर बोर्ड एग्जाम में हमको करना है तो कैसे करेंगे, आप क्या कर लीजिए, हमने लेट कर लेंगे कि रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, रेट लो है, वो ये है रेट इज इक्वल टू के ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर वाई। ये हमने लेट कर लिया। अब क्या करिए, पहले एक्सपेरिमेंट से इक्वेशन रख दीजिए इसमें। तो रेट कितना था, 0.1। देखिए रिएक्शन का रेट कितना था, 0.1। ए की कंसेशन इतनी थी, बी की इतनी थी, तो रेट इतना था। जब ए की कंसेशन इतनी, बी की इतनी, तो रेट इतना। तो ये 4 इक्वेशन बना दी, 4 एक्सपेरिमेंट है, 4 इक्वेशन। देखिए तो रेट इतना था कब, जब ए की कंसेशन इतनी थी और बी की इतनी थी, रख दी इस वाली इक्वेशन में। रेट रख दिया, ए रख दिया, बी रख दिया पहले एक्सपेरिमेंट से। ऐसे दूसरे एक्सपेरिमेंट से रेट रख दिया, ए की कंसेशन रख दी, बी की कंसेशन रख दी। कौन से एक्सपेरिमेंट से, दूसरे एक्सपेरिमेंट की वैल्यू रख दी। अब क्या तीसरे एक्सपेरिमेंट की वैल्यू रख दो इसमें, ये तीसरी इक्वेशन आ गई। फोर्थ एक्सपेरिमेंट की वैल्यू रख दो, तो यहां से आ गई। अब इसमें क्या करिए, दो ऐसी इक्वेशन पकड़िए। अगर आपको ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो दो ऐसी इक्वेशन पकड़ो जिसमें बी की कंसिडरेशन कांस्टेंट रहे। तो फर्स्ट और थर्ड में बी की कंसिडरेशन कांस्टेंट है, तो फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर दोगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल, के से के भी कैंसिल। और ये कितना, ये से क्या हो रहा है, डबल। तो ये हो जाएगा 1/2 और यहां आ जाएगा 1/1।
तो 1 इजिकल टू हो गया 1 इजिकल टू हो जाएगा 2 की पावर x, और 2 की पावर x का मतलब देखिए अगर यहां से सोल्व करा, इसने क्या करा 1 और सेकंड इक्वेशन ली, 1 और सेकंड को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें एक की कंसिडरेशन कांस्टेंट है, ये कैंसिल हो जाएगी तो b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आ जाएगा। तो देखिए जब 1 और 2 को डिवाइड करा तो ये कितना आ गया 1/8, k से k कट गया, ये से ये कट गया होगा, ये कितना होगा 1/2 क्योंकि कंसिडरेशन डबल हो गई। तो 1/8 इज इक्वल टू, देखिए पूरे दो इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, यहां से ये पूरा फैक्टर कट हो गया, ये आया 1/8 और ये कितना आएगा 1/2 की पावर y। तो 1/8 इज इक्वल टू 1/2 की पावर y। तो इसे क्या लिख सकते हैं, तो 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3, 1/8 को भी 1/2 की फॉर्म में लिख लो, तो 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, बस कंपेयर कर देंगे, y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। ये ऐसे कर सकते हैं 1/8 इक्वल था 1/2 की पावर y, या उल्टा कर दो, इसको रिवर्स करोगे तो उसको भी रिवर्स कर दो, तो 8 इज इक्वल टू 2 की पावर y। अब 8 इज इक्वल टू 2 की पावर y क्या करेंगे, तो इसे क्या कर दो 8 को 2 की फॉर्म में लिख लो, तो 8 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3 बस कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अब हमने फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन दोनों को डिवाइड कर दिया, इसमें v की कंसिडरेशन कांस्टेंट थी और k फिक्स थे, तो अब के क्या बचा, ये बचेगा 1/0.1 यानी कि 1, और ये आएगा 1/2 क्योंकि इसकी और क्या हो गया डबल हो गई कंसिडरेशन, तो ये देखो 0.12 है और ये 0.0124 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो इसका ये वैल्यू 1 कब होगी, जब किसी की भी पावर क्या हो जाए 0, किसी की भी वैल्यू 0 हो जाए तब वो क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 1/2 की पावर अगर 0 हो जाए तो ये हो जाएगा 1, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया 0 और b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया था 3। नेक्स्ट देखिए 4m प्लस ma प्लस nb, ठीक है, ये कह रहा है 4ma प्लस nb से क्या बना प्रोडक्ट, ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, इससे क्या बना प्रोडक्ट, ए का स्टेचोमेट्री m और बी का स्टेचोमेट्री n। द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज डबल, दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कर दी डबल, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज 8 टाइम्स। अगर दोनों की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट कितना हो रहा है 8 टाइम्स, मतलब 2 इज इक्वल टू कितना होगा 8, तो 2 इज इक्वल टू 8 कब हो सकता है, जब उसकी पावर कितनी होगी 3 होगी, तो इसका मतलब ओवरऑल ऑर्डर तो कितना आ गया 3, ठीक है। वो कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट इज डबल, अगर दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल कर दूं तो रेट कितना हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज बाय 8 टाइम्स, तो 2 से 8 टाइम्स कब होगा, जब 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 तो इसका मतलब ऑर्डर कितना हो गया 3, मगर ये ऑर्डर किसका होगा ओवरऑल का, ओवरऑल का क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर डबल करता हूं तब रेट कितना होता है 8 टाइम्स, तो ओवरऑल ऑर्डर तो आ गया 3। एंड इफ ओनली कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, अगर केवल बी की कंसंट्रेशन डबल करूं देन रेट बिकम्स डबल, तब रेट क्या आता है डबल, तो अगर बी की कंसिडरेशन को डबल कर दूं तो रेट भी डबल हो जाता है, मतलब 2 इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 कब होगा, जब 2 की पावर 1 होगी, तो इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया 1, और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आ गया और ओवरऑल ऑर्डर कितना था 3, तो इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में कितना रह गया होगा 2। आ गई बात समझ में, तो कह रहा है देन कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट लो, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो हमें पता चल गया, इसके रेस्पेक्ट में 2, इसके रेस्पेक्ट में 1, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया 3। अगर रेट लो की बात करेगा तो रेट इक्वल होगा के ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 आ गया था और बी के रेस्पेक्ट में कितना आ गया था 1, और ओवरऑल ऑर्डर कितना था 3। क्लियर, दोनों की कंसिडरेशन के डबल करने से रेट 8 टाइम्स हो रहा है, तो इसका मतलब ओवरऑल ऑर्डर हो गया 3, क्योंकि डबल करने से 8 कब होगा, जब ऑर्डर कितना होगा 3, और बी की कंसिडरेशन के डबल करने से रेट क्या हो रहा है डबल, तो इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1, और जब बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और ओवरऑल ऑर्डर 3 है, तो इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में कितना हो गया 2। नेक्स्ट, अगर बोर्ड एग्जाम में करना हो तो आप लेट कर लेंगे कि रेट लो क्या है, कि रेट इज इक्वल टू के ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर वाई। हमने क्या कर लिया, तो यहां से अब क्या करेंगे, पहली इक्वेशन ये कह रहा है कि रेट कितना हो गया 8 टाइम्स, कब, जब इसकी कंसिडरेशन भी डबल हो गई, इसकी कंसिडरेशन भी डबल हो गई, उस 2 को बाहर निकाल लो, 2 की पावर एक्स और 2 की पावर वाई, यानी कि 2 की पावर एक्स प्लस वाई को बाहर निकाल लिया, ये क्या हो गया इनिशियल रेट, और वो इजिकल टू होना कितना है 8, मतलब 2 की पावर x प्लस वाई इजिकल टू कितना होना है 8 होना है, तो इसका मतलब x प्लस वाई इजिकल टू कितना आ गया 3। दूसरी इक्वेशन क्या है, केवल b को डबल करा, मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगा y, ये यहाँ 2b का पावर y होगा, तो यहाँ से 2 बाहर निकाल दो तो 2 की पावर y बाहर आ गया, ये तो कहलाएगा इनिशियल रेट, और ये वैल्यू कितनी हो गई डबल, इसको डबल करने से रेट डबल हो रहा है, इसका मतलब 2 की पावर y इजिकल टू क्या होना चाहिए 2, तो y कितना होना चाहिए 1।
तो जब क्या हो गया, अगर हमारे पास x प्लस वाई कितना आ गया 3 और y कितना आ गया 1, तो x की वैल्यू कितनी रह गई होगी 2। नेक्स्ट ये देखिए, ये कह रहा है फॉर ए केमिकल रिएक्शन x प्लस वाई, इससे क्या बना प्रोडक्ट। अब क्या x और y क्या है, रिएक्टेंट है। द ऑर्डर इज 1 विद रेस्पेक्ट टू ईच x एंड y, x के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1, y के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तब क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू बतानी है। द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल में ये डाटा दे रखा है, इस डाटा में एक अननोन का रखा ए और एक अननोन का रखा बी, इस दो अननोन है ए और बी, इनकी वैल्यू बतानी है कब, अगर x के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और y के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। तो इस एक्सपेरिमेंट टेबल में क्या बताना है, हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। ये देखिए रेट क्या था, रेट पहले 0.24, फिर 0.14, 0.8 और x की कंसिडरेशन 0.4 से फिर आ गई ए और फिर आ गई है, ये इस टाइप से वेरी हो रहा है। तो ये बताना है कि ए की वैल्यू क्या हो। सुनिए, अगर मैं फर्स्ट सेकंड पे जाऊं तो फर्स्ट सेकंड में एक्स की कंसिडरेशन तो दे नहीं रखी, दोनों एक दे रखी दूसरी नहीं दे रखी, तो इसकी दोनों दे रखी। पहले एक्सपेरिमेंट में वाई की दोनों अमाउंट दे रखे हैं, तो वाई को पकड़िए, पहले वाई से चलते हैं। वाई इसके रेस्पेक्ट में भी ऑर्डर 1 है, इसके भी रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तो इतना तो कंफर्म है कि वाई की कंसिडरेशन हाफ करूंगा तो रेट भी हाफ हो जाएगा, डबल करूंगा तो रेट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 1। तो देखिए इसको मैंने क्या करा, 0.06 से 0.02 मतलब क्या कर दिया, बाई 3 कर दिया। देखो अगर 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तभी 2 आएगा, तो इसको मैंने क्या करा 1/3 कर दिया। अगर बाई की कंसिडरेशन 1/3 कर दी तो रेट की कंसिडरेशन भी क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, बी की वजह से, बी वाले की वजह से 1/3। अब एक्स की वजह से बाद में चेक करेंगे। तो अगर हमने वाई की कंसिडरेशन 1/3 करी तो इसका भी रेट क्या हो गया होगा, 1/3 हो गया होगा। तो बी की वजह से बी की कंसिडरेशन 1/3 कर दी तो रेट भी 1/3 करिए, तो कितना, ये 0.24 था, ऐसा मानिए 24 था, तो 24 का 1/3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 8। तो अगर 0.24 था तो यहाँ कितना आ गया होगा, 0.8 आ गया होगा। तो जैसी इसकी कंसिडरेशन हमने घटा के यहाँ करी होगी तो इसका रेट बाई की वजह से कितना हो गया होगा, 0.24 से घट के 0.8 आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी, चलिए यहाँ पे कितना आया होगा 0.8, तो किसकी वजह से आ गया होगा, वाई की वजह से, मगर ये दे कितना रखा 0.14, तो बाकी किसकी वजह से बढ़ा होगा, x की वजह से बढ़ा होगा। यानी कि x की जो वैल्यू है, x में a की जो वैल्यू है वो 0.4 से अधिक रही होगी, तभी रेट बढ़ा होगा। अगर मान लीजिए सेम रहता, थोड़ी देर के लिए सोच लो कि x की कंसिडरेशन में चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, तो अगर इसको क्या करूंगा 1/3 तो रेट भी 1/3 हो जाता है, तो 0.24 से घट के कितना जाता है 0.8, मतलब 24 को बाई 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अगर केवल ये फिक्स रहता तो ये कितना हो जाता है, इसको 1/3 करने से रेट कितना आता, 1/8 आ जाता, मतलब 1/3 आता तो कितना हो जाता 8। तो x के चेंज, y के चेंज करने से 0.8 होता। अब x के चेंज करने से क्या है, क्योंकि x की कंसिडरेशन कांस्टेंट नहीं रही होगी, क्यों, क्योंकि ये 0.8 नहीं, 0.8 से थोड़ा बड़ा अधिक मिल रहा है। अब समझिए, अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए बाई के चेंज करने से कितना आ गया 0.8। अब मान लो x को मैं क्या कर रहा हूं, डबल, अगर x को डबल करता तो ये रेट 0.8 का डबल होता कितना 0.16, तो 0.8 का डबल कितना होता है 16, तो ये 0.16 मिलता अगर ये डबल कर दी गई होती, तो डबल कर दी होती तो ये 0.16 मिलता, और ये 0.16 से थोड़ा सा कम है, तो कितना है, 8 का डबल तो कितना है 16, तो और ये 14 किसका डबल होगा 7 का, तो इस 7 का क्या हो रहा होगा, डबल हो रहा होगा। इसका मतलब ये 0.4 से कितनी हो गई होगी, 0.7 हो गई होगी। अगर 0.8 से 0.8 मतलब ये डबल होती, अगर ये डबल होती तो वो भी क्या हो जाता, डबल हो जाता, 0.8 का हो जाता 0.16। क्लियर होगी बात, नहीं तो ये भी क्या होता है यहाँ डबल, मगर वो क्या है 16 ना होके कितना मिल रहा 14, तो इसका मतलब ये 14 किसका डबल है 7 का, तो ये कितना हो गया होगा 0.7 हो गया होगा, और तो ये कितनी वैल्यू होगी 0.4 से बढ़ के कितना हो गया होगा 0.7। और देखिए अब बात करें इसकी, अब इसमें क्या होगा, ये जो रेट है अगर इसको हमने क्या करा था 1/3 करा था, तो 1/8 ये क्या मिल जाएगा, इसका बाई थर्ड कितना होता 0.8, मतलब 0.08 होता। अब 0.08 होता है इसके घटाने से। अब इसकी अमाउंट तो बिल्कुल वैसी की वैसी रखी इसने, इसको चेंज नहीं करा, नंबर में चेंज नहीं करा, डिजिट में चेंज करा, देखिए 0.1, तो इसकी वजह से डिजिट में तो कोई चेंज नहीं होगा, पॉइंटों में चेंज होगा। अब डिजिट 4 की 4 है तो इसकी वजह से तो कोई चेंज होगा नहीं, तो सिर्फ इसकी वजह से चेंज होगा।
अब यहाँ 1/3 करने से कितना आता, 8 आता, और वो 8 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू, इसकी भी जो डिजिट है वो 2 में रहेगी, 2 से फर्दर कोई चेंज नहीं करी होगी हमने। ये 2/3 करने से वो 2/3 होता, और 24 का 2/3 कितना होता, 8, और जो 8 वाली डिजिट इसके 1/3 करने से मिलती है, अगर इसको मैं फिक्स रखूँ थोड़ी देर के लिए, तो अगर ये 24 से इसको 2/3 कर रहा हूँ, तो 2/3 करूँगा 24 का कितना आएगा, 8, और 8 वाली डिजिट आगे मिल रही है, तो इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है, और हुआ भी नहीं, देखो चेंज इसमें 0.4 और 0.4 ही है, तो इसमें क्या है, कोई डिजिट का चेंज नहीं है, तो इसमें 8 से 8 ही रहेगी। और जब ये यहाँ 8 होती, अगर इसको कांस्टेंट मानते तो ये 8 होती, और ये अभी भी 8 मिल रही, तो इसका मतलब अगर इसके 2 पे ये 8 होती, तो यहाँ भी डिजिट का नंबर क्या होगा, 2 होगा, तो ये तो कंफर्म हो गया कि 2 होगा। अब पॉइंट देख लो, यहाँ कितने, इसमें कितना पॉइंट बढ़ा है, इसमें मैंने एक पॉइंट क्या कर दिया, बढ़ा दिया, एक पॉइंट बढ़ा दिया, तो इस क्या होगा, इसमें भी क्या हो गया होगा, एक पॉइंट बढ़ गया होगा, तो इसमें एक पॉइंट बढ़ा होगा, मगर वहां से क्या हो गया, ये देखिए 0.08 होता, अगर आप समझो, इसकी वजह से होता है यहाँ 0.08। अब मैंने क्या करा, इसको क्या कर दिया, एक पॉइंट इधर कर दिया, तो इसको पॉइंट एक, ये भी जब ये एक पॉइंट इधर आया 0.4 से 0.04 हो गया, तो ये भी 0.04 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो 0.008 हो गया, इसकी वजह से तो इतना होना चाहिए, मगर ये मिल कितना रहा है, पॉइंट यहाँ से यहाँ मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये 0.02, अगर ये पॉइंट इधर बढ़ेगा तो ये वैल्यू भी इधर बढ़ गई होगी, तो ये कितनी आ रही है, 0.8 आ रही है, यानी कि 2 पॉइंट इधर ले गए डेसिमल को, तो इसमें भी डेसिमल को 2 पॉइंट इधर ले गए होंगे, तो 2 पॉइंट जब इधर ले जाओगे तो कितना बचेगा, ये 2 बच जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो गई होगी, 2। आया है समझ में, ठीक है, नहीं आया है, या फिर आप क्या करें, अगर आपके नहीं समझ में आ रहा तो इसकी ऑर्डर 1 है, इसकी ऑर्डर 1 है, एक इक्वेशन इसकी लिखिए, एक इसकी लिखिए, एक इसकी लिखिए, तुरंत एकदम फटाफट डिवाइड कर दो, वहां से आ जाएगा आंसर। क्लियर, दो इक्वेशन बनेंगी, 2 ही अननोन है, ए और बी, आंसर आ जाएगा। तो देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब रिएक्शन के मैकेनिज्म के बेसिस पे रेट लो को डिटरमाइन करना, मतलब रेट लो डिफरेंशियल इक्वेशन को डिटरमाइन करना। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शन। अगर नंबर ऑफ बेसिस के नंबर ऑफ स्टेप बेसिस पे अगर हम देखें तो रिएक्शन 2 टाइप की है, मैंने आपको पहले भी बताई चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स दीज आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन या बोलते हैं सिंपल रिएक्शन, और ये क्या होगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंपल रिएक्शन, और सिंपल रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए। ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में, 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाए, उसे बोलते हैं सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन। तो देखिए, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट इन सिंगल स्टेप एंड विदाउट एनी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। इसमें सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में कोई इंटरमीडिएट जनरेट नहीं होता। चलिए, क्योंकि जब सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी तो उसमें इंटरमीडिएट जनरेट होते ही नहीं है। अगर 2 स्टेप की रिएक्शन है तो एक इंटरमीडिएट जनरेट होता है, 3 स्टेप की रिएक्शन है तो कितने इंटरमीडिएट जनरेट होते हैं, 2। अगर एक स्टेप की रिएक्शन है तो उसमें इंटरमीडिएट क्या होता है, 0, और ट्रांजिशन स्टेट कितनी होती है, 1। जितने स्टेप होते हैं उतनी ट्रांजिशन स्टेट होती हैं, और जितने स्टेप होते हैं इंटरमीडिएट उससे कम होता है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट इन सिंगल स्टेप एंड विदाउट एनी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, किसमें, एलिमेंट्री रिएक्शन में। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, order of elementary reaction is the sum of stoichiometric coefficient of the reactant that is molecularities। ये कह रहा है एलिमेंट्री रिएक्शन में एक फायदा है। क्या फायदा है, एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट के जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उसे ही क्या, उसके सम को ही क्या कह सकते हैं, ऑर्डर कह सकते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है किसके, रिएक्टेंट के, उन्हीं का जो सम है वो क्या कहलाता है, ओवरऑल ऑर्डर, और वही क्या होती है, मोलिकुलरिटी। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट के जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उन्हीं का सम क्या कहलाता है, मोलिकुलरिटी, और वही क्या कह रहा है, ऑर्डर। ये कह रहा है एक्सपेरिमेंट, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो एलिमेंट्री रिएक्शन को देख के आप बता सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है, और क्या होगा एलिमेंट्री रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उन्हीं का सम क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और वही क्या कहलाती है, मोलिकुलरिटी। मगर कंडीशन ध्यान रहे, एक बात ध्यान रहे
कि एलिमेंट्री रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन को और के लिए किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन को देख के आप ऑर्डर बताने जा रहे हो तो उससे पहले चेक कर लीजिएगा वो बैलेंस है कि नहीं। अगर नहीं है तो पहले बैलेंस कर लो, उसके बाद स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम करो। किसके स्टोइचियोमेट्री का? रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के नहीं। चलिए, तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इज द सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज कह सकते हैं मोलिकुलरिटी। तो ध्यान रखिए, एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो आप रिएक्शन को देख के बता सकते हैं। और किसके लिए डिफाइन होगा? बैलेंस एलिमेंट्री रिएक्शन में। और किसके इक्वल होगी? जो रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं वही क्या कहलाएंगे? ऑर्डर कहलाएंगे। तो कहने का मतलब है कि एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर और मोलिकुलरिटी क्या होते हैं? सेम, क्योंकि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं वही मोलिकुलरिटी होती है और वही उस केस में क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। मोलिकुलरिटी क्या होती है ये अभी इसी के बाद पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन बिकम्स आइडेंटिकल विद द रेट लॉ। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रेट लो है वही क्या है? मास लो। मास लो कहता था किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसिडरेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और रिएक्टेंट की कंसिडरेशन की जो पावर्स होती हैं वो उनके रिएक्टेंट के स्टोइचियोमेट्री होते हैं। ये मास लो कहता था। और रेट लो कहता था कि जो पावर होंगी वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकल के आएंगी। मगर एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही ऑर्डर है, तो इसका मतलब जो रेट लो है वही मास लो। रेट लो और मास लो की बात यहाँ पे क्या हो गई? सेम हो गई। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बिकम्स आइडेंटिकल विद रेट लॉ, क्योंकि मास लॉ के अकॉर्डिंग जो पावर होनी चाहिए वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होनी चाहिए। और रेट लॉ के अकॉर्डिंग इस एलिमेंट्री रिएक्शन में जो इस ऑर्डर है वो भी क्या होगा? स्टोइचियोमेट्री ही होगा। देखिए, जैसे ए बी प्लस पी और क्यू ने मिलकर क्या बनाया? प्रोडक्ट। इनकी स्टोइचियोमेट्री ए और बी थे, तो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इनका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही क्या होगा? ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे मास लो कहता है कि मास लो तो कहता था k इज इक्वल टू ए की पावर वो p की पावर a और q की पावर b। मगर रेट लो कहता था कि इनकी जो पावर है वो x और y होंगी और वो x और y एक a और b के इक्वल हो भी सकती नहीं। मगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है और एलिमेंट्री रिएक्शन है तो x और y की x की वैल्यू 100% a के इक्वल होगी और y की वैल्यू 100% b के इक्वल होगी। तो जो रेट लो था वही क्या हो गया? मास लो हो गया इस केस में। तो मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी देखूं तो वो इस रिएक्टेंट का जो स्टोइचियोमेट्रिक सम है वही क्या कहलाता है? मोलिकुलरिटी। तो मोलिकुलरिटी कितनी है? a प्लस बी। और ऑर्डर पूछ लूं तो वो भी क्या होगा? a प्लस बी। ये कहते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू p वो कितना? a और q के रेस्पेक्ट में मोलिकुलरिटी देख लें तो b। और ऑर्डर पूछ लें तो ऑर्डर p के रेस्पेक्ट में ऑर्डर a, q के रेस्पेक्ट में ऑर्डर b, ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा? a प्लस बी। तो जो ऑर्डर है वही मोलिकुलरिटी है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑर्डर और मोलिकुलरिटी सेम हो तो कौन सी होगी? आंसर हो जाएगा एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर और मोलिकुलरिटी हमेशा सेम होते हैं, या कह सकते हैं मास लो और रेट लो क्या होंगे? बिल्कुल आइडेंटिकल। नॉट पॉइंट, करेक्ट रेशो ऑफ रिएक्शन, ये करेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द रेट लो। किसी भी रिएक्शन का जो करेक्ट रेट है वो किससे डिटरमाइन किया जाता है? रेट लो से, ना कि मास लो से। दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन एनी ओनली एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री। इसलिए जो मास एक्शन है, मास एक्शन का जो करेक्ट आंसर है वो केवल कब आ सकता है? जब एलिमेंट्री रिएक्शन में लगाया जाए। तो जो मास लो है वो केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल होगा? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं वही क्या हो जाते हैं? ऑर्डर हो जाते हैं। और मास लो कहता है कि जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं वही पावर में आने चाहिए। तो जो करेक्ट ऑर्डर है किसी भी रिएक्शन का जो करेक्ट रेट है वो किससे निकलेगा? रेट लो से। और मास लो केवल और केवल एप्लीकेबल कहाँ होगा? एलिमेंट्री रिएक्शन में, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं वही क्या हो जाते हैं? ऑर्डर। तो करेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द रेट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन ओनली एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंपोजिशन। और क्या डिटरमाइन करता है ये? इक्विलिब्रियम कंपोजिशन। चलिए, क्या मतलब इक्विलिब्रियम किधर सेट हो रहा है, कहाँ रुक रहा है, फॉरवर्ड के फेवर में ज़्यादा है, बैकवर्ड के फेवर में ज़्यादा है, वो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है। चलिए बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट हो वो क्या कहलाती है? मल्टी स्टेप, यानी कि वो क्या कहलाएगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कह सकते हैं मल्टी स्टेप। मल्टी मतलब एक से ज्यादा स्टेप। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट इन 2 और मोर देन 2 स्टेप, दिस विद मिनिमम 1 इंटरमीडिएट फॉर्मेशन।
इसमें क्या बनेगा, देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दो या दो से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होगी, और जब कम से कम दो स्टेप होंगे तो एक इंटरमीडिएट तो कम से कम होगा। अगर स्टेप दो है तो एक इंटरमीडिएट, तीन स्टेप में पूरी हो रही तो इंटरमीडिएट दो बनेंगे, अगर चार स्टेप में कंप्लीट हो रही तो इंटरमीडिएट कितने बनेंगे, थ्री। मतलब कहने का यह है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट जरूर बनेगा ही बनेगा, और कम से कम कितना, क्योंकि कम से कम कितने स्टेप की हो सकती है, दो की, तो कम से कम इंटरमीडिएट कितने बनेंगे, वन। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट इन टू और मोर देन टू स्टेप विद मिनिमम वन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। एवरी स्टेप इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जितने भी स्टेप होंगे हर एक स्टेप क्या कहलाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे कोई रिएक्शन तीन स्टेप में कंप्लीट हुई, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो ए से बी बनना एक एलिमेंट्री रिएक्शन, बी से सी बनना एक एलिमेंट्री रिएक्शन, सी से डी बनना एक एलिमेंट्री रिएक्शन, और ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ए से डायरेक्ट डी। तो एवरी स्टेप इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन, ये कह रहा है एवरी स्टेप इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, दैट इज कह सकते हैं दे हैव देयर ओवन मोलिकुलरिटी बट देयर इज नो मीनिंग ऑफ द मोलिकुलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कह रहा है कि जो इसमें एवरी स्टेप क्या होगा, एक एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाएगी, मतलब हर एक स्टेप की जो मोलिकुलरिटी है वो उससे डिफाइंड होगी। वो कह रहा है दे हैव देयर ओवन मोलिकुलरिटीज, हर एक स्टेप अपनी अलग मोलिकुलरिटी रखेगा, बट देयर इज नो मीनिंग ऑफ मोलिकुलरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये कह रहा है ओवरऑल रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी डिफाइंड नहीं होती, मोलिकुलरिटी सिर्फ और सिर्फ डिफाइंड होती है एलिमेंट्री स्टेप के लिए, या कह सकते हैं सिंगल स्टेप के लिए, या कह सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो मोलिकुलरिटी की जो मीनिंग है ओवरऑल रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, वो क्या होता है, मीनिंगलेस। जो मोलिकुलरिटी है वो डिफाइन होती है एलिमेंट्री स्टेप के लिए। ऑर्डर जो डिफाइन होगा वो किसके लिए डिफाइन होता है, ओवरऑल रिएक्शन के लिए, कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। देखिए रेट लो इज डिटरमाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बाय द स्लोवेस्ट स्टेप विच इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये कह रहा है रेट लो अगर हमें डिटरमाइन करना है किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लो डिटरमाइन करना मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट निकालना है। तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है, स्लोवेस्ट स्टेप, उसे ही क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उसी स्टेप का जो रेट है वही क्या कहलाएगा, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कहलाएगा। आगे बात समझ में, चलिए। तो रेट लॉ इज डिटरमाइंड फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बाय द स्लोवेस्ट स्टेप व्हेन इट, यानी कि विच इज कॉल्ड, जो क्या कहलाता है, विच इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। रेट लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट स्टेप। ये कह रहा है जो रेट लो है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो फ्री होता है किससे, इंटरमीडिएट से, मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट स्टेप। इंटरमीडिएट स्टेप से क्या होता है, फ्री होता है। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का या ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट है वो उस इंटरमीडिएट वाले स्टेप से क्या होता है, फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है। चलिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, ये रिएक्शन है 2A2 प्लस B2, इससे क्या बन गया, प्रोडक्ट, और ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन, उन्होंने कह दिया कि एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका जो रेट लो है, इसका रेट लो कैसे लिख सकते हैं, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे वही क्या हो जाएंगे, इसके ऑर्डर हो जाएंगे। तो अगर इस रिएक्शन का रेट लिखना है तो रेट इक्वल होगा K इंटू रिएक्टेंट की कंसिडरेशन। रिएक्टेंट कौन है, A2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और B2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। तो जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही क्या हो जाएगा, ऑर्डर, किसमें, एलिमेंट्री स्टेप में। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया, 2, इस A2 के रेस्पेक्ट में 2, B2 के रेस्पेक्ट में 1, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3, और मोलिकुलरिटी पूछे तो मोलिकुलरिटी भी कितनी हो जाएगी, 3, 2 इसकी और 1 यहाँ से, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो ओवरऑल सम करूंगा कितना आ जाएगा, 3। नेक्स्ट A2 प्लस B2, इससे बना 2AB। अब ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये 3 स्टेप में पूरी कर रहा है, तो ये क्या होंगे, एलिमेंट्री स्टेप, ये एलिमेंट्री रिएक्शन, ये एलिमेंट्री रिएक्शन, और ये क्या कहलाएगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि ये 3 स्टेप में पूरी हो रही है। स्टेप फर्स्ट, A2 से क्या बना, A प्लस A, और इसका इक्वल कांस्टेंट क्या था, K1, और ये क्या, उन्होंने कहा कि ये स्लो स्टेप है, लिख दिया उसने इसके आगे कि ये सबसे स्लो वाला स्टेप है, यानी कि स्लो स्टेप मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब इस स्टेप का जो रेट है, इस स्टेप का जो रेट होगा वही इस पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट होगा। चलिए खैर, अब स्टेप सेकेंड, A प्लस B2 मिलके क्या बना रहे हैं, AB प्लस B, और ये भी फास्ट स्टेप है। थर्ड स्टेप क्या है, B प्लस A मिलके क्या बनाया, AB, और ये भी फास्ट है। तो कह रहा है इस रिएक्शन का रेट लो लिखो।
तो रेट लो, इस रिएक्शन का रेट लो लिखना। अब इसका जो रेट लो है वो किसके इक्वल होगा, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जो स्लोवेस्ट स्टेप है, उसी का जो रेट है वही इस रिएक्शन का रेट होगा। इनमें तीनों में स्लो कौन सा है, ये फर्स्ट वाला स्टेप, तो इस फर्स्ट स्टेप का जो रेट है वही इसका रेट होगा। तो इस फर्स्ट स्टेप का रेट लो लिख दो। तो रेट इज इक्वल टू के कितना है इसका, K1 पहले स्टेप का, इनटू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है पहले स्टेप में, A2, और इसकी पावर कितनी होगी, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेप है तो जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही ऑर्डर हो जाएगा, तो पावर कितनी आ जाएगी 1। ये रिएक्शन हो गई। तो ये क्या हो गया, रेट लो हो गया किसका, रेट लो हो गया इस ओवरऑल रिएक्शन का, मगर किससे लिखा गया ये, स्लोवेस्ट स्टेप से। आगे बात समझ में। ऑर्डर अगर पूछे तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो गया 1, क्योंकि A2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और यही ओवरऑल है, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया 1। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी, जब भी इस टाइप से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लो लिखवाए आपसे तो जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है उसका रेट लो लिख देंगे। मगर इस रेट लो लिखने के बाद ये चेक कर लीजिए कि रिएक्टेंट्स की कंसिडरेशन की टर्म्स में जो वैल्यू आई है वो मेन इक्वेशन में है भी वो सब्सटेंस या किसी इंटरमीडिएट का ही हो गया। जैसे अगर यहाँ की इक्वेशन में कहीं ए आ जाता तो A2 तो है इस इक्वेशन में, ए नहीं है कहीं भी, B2 तो है मगर बी नहीं है, तो इस इक्वेशन में इस रेट लो में सिर्फ A2 आया और A2 इसमें है, तो इसका मतलब बस और कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए A2 प्लस B2, इससे क्या बना 2AB। अब इसके 3 स्टेप लिखे गए। ये A2 से क्या बन गया, A और B और रिवर्सिबल प्रोसेस में, मतलब इसका फॉरवर्ड इक्वल कांस्टेंट K1 और ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट K1 और बैकवर्ड KB। और ये फास्ट स्टेप लिखा, इन्होंने कहा कि फास्ट है। सेकेंड स्टेप में A और B2 मिलके क्या बना रहे हैं, AB और B, और ये कहा उन्होंने स्लो स्टेप है। तो यही जो स्टेप है वो क्या कहलाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस स्टेप का जो रेट है वही ओवरऑल रिएक्शन का रेट होगा। और तीसरा स्टेप ये लिख दिया B प्लस A, इससे बन गया 2AB और एक रेट कांस्टेंट कितना दे रखा, K2। ठीक है जी। और ये क्या करा फास्ट, यहाँ K1 होगा, देखो ये होगा K1, ये K2 और ये K1B। अब वो कह रहा है रेट लो लिखो, ये इतना क्वेश्चन दे रखा, कह रहा है रेट लो लिखो, तो जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है उसी का रेट लो लिख देंगे। तो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप कौन है, सेकंड, तो रेट इक्वल होगा के सेकंड स्टेप का के कितना है K1 इनटू रिएक्टेंट कौन है इसमें, एक तो A है और एक B2 है, तो एक A की कंसिडरेशन और B2 की कंसिडरेशन। पावर्स इनकी जो ऑर्डर है वो क्या होंगे, जो इनकी स्टोइचोमेट्री, इसका स्टोइचोमेट्री भी 1 है और इसका भी 1 है, तो 1 1। तो ये आंसर हो गया। अब इस आंसर को क्या करें, इस आंसर में मैंने आपको कहा चेक करिए रेट लो में कौन कौन वैल्यू आ रही, जो जो वैल्यू आ रही वो इसमें होनी चाहिए। तो A2 B2 आया, B2 है, A आया, A इस इक्वेशन में नहीं है। ए तो पहली इक्वेशन में इंटरमीडिएट बना, पहले स्टेप में इंटरमीडिएट बना था, वो ये तो क्या है, इंटरमीडिएट है जो पहले स्टेप में बना, फिर सेकंड स्टेप में खत्म हो गया। सेकंड स्टेप में ए इंटरमीडिएट खत्म हो गया, दूसरा इंटरमीडिएट बन गया बी। और देखो 3 स्टेप में है तो 2 इंटरमीडिएट बनेंगे भी, एक ए बना और एक बी बना। तो ये तो इंटरमीडिएट है ए, और इस इंटरमीडिएट अगर रेट लो में इंटरमीडिएट की कंसिडरेशन आ गई तो इंटरमीडिएट की कंसिडरेशन कहाँ से लाओगे, इसकी पता होगी, इसकी पता होगी, इनकी तो नहीं पता, जो बीच में बन रहे हैं रिएक्शन के, तो इन्हें हटाना पड़ेगा यहाँ से। आगे बात समझ में नहीं, क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो बीच में अगर रिएक्शन के कोई हमने A2 B2 नाप के तोल के डाल दिए, रिएक्शन करानी शुरू कर दी, अब इसमें बीच में A बन जाए तो इसकी गारंटी अब हमारी नहीं है, इसकी कंसिडरेशन हम कहाँ से लाएंगे, तो इसे हटाना पड़ेगा। तो इसको कैसे हटाएंगे, जो इक्विलिब्रियम वाला ये इक्विलिब्रियम वाला जो स्टेप है, इस स्टेप का KC लिख दीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो स्टेप जो रिवर्सिबल वाला प्रोसेस है उससे क्या लिख देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख देंगे। तो स्टेप फर्स्ट से क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड, और इक्वल आता है प्रोडक्ट की कंसिडरेशन अपॉन रिएक्टेंट की, यही तो आता है केसी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका आता है, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, और इक्वल होगा प्रोडक्ट की कंसिडरेशन अपॉन रिएक्टेंट की। तो KF अपॉन KB इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट की कंसिडरेशन अपॉन रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट कौन है, ए, तो ए की कंसिडरेशन क्या हो जाएगा, ए की कंसिडरेशन का स्क्वायर, और अपॉन क्या होगा, A2 की कंसिडरेशन। जो भी स्टोइचोमेट्री हो कहाँ जाते हैं, पावर में, तो ए की कंसिडरेशन तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहां से क्या निकाल लूंगा, ए की कंसिडरेशन निकाल लूंगा और वो उठा के यहां रख दूंगा, क्योंकि इंटरमीडिएट की तो चाहिए मुझे। तो आप क्या करें, इसको इधर ले जाएं, इसे मैं क्या बोल सकता हूं, KF अपॉन KB को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या ऐसे रहने दो या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में लिख लो। तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये A2 इधर पहुंच जाएगा, K इक्विलिब्रियम इंटू A2, और इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, रूट। बस ये किसकी कंसिडरेशन आ गई, इंटरमीडिएट ए की, उसे उठाकर कहाँ रख दो, यहाँ देखिए, इसे उठा के यहाँ रख दिया। क्लियर हो गई बात। तो बस इसे और सोल्व करना चाहोगे तो और कर लीजिए। तो K1 इसको K क्रूम का ये रूट है पूरे का, तो इसको रूट को अलग कर लिया, K क्रूम की पावर 1/2। A2 का रूट है तो A2 की पावर 1/2। B तो अलग है, B तो अलग है, देखो
रूट कितने पे था, सिर्फ यहाँ पे था, इतना पे रूट। तो क्या हो गया जी, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, एक नया कांस्टेंट कह दिया के डैश। तो ये a2 की पावर 1/2 और b2 की पावर कितना 1, क्या है ये v2, b2 की पावर 1। तो ओवरऑल एक a2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया हाफ, b2 के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया 1। ओवरऑल ऑर्डर पूछेगा तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2। अगर इस के डैश की बात पूछेगा तो के डैश किसके इक्वल है, k1 इंटू रूट ऑफ के इक्लुम, और इक्लुम की वैल्यू है कितनी, के एफ अपॉन के बी। तो k1 इंटू के एफ अपॉन के बी का रूट या उसकी पावर कह सकते हैं 1/2, वो क्या होगा, नेट के होगा। तो देखिए ये सेकंड लेक्चर कंप्लीट हुआ केमिकल काइनेटिक्स का। अब हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के बारे में, थोड़ा सा मॉलिक्यूलरिटी के बारे में जानेंगे, और उसके बाद आगे पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि अगर आपको क्या है, अगर टॉप 100 रैंक अगर आपको लेनी है अपने सिलेक्शन में, या आपको क्या करना है 95 प्लस मार्क्स लेने हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप कांटेक्ट करें मुझसे। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8218612398। थैंक्स।